भ्रम की बीमारी एक मानसिक रोग है। इसको डिल्यूशनल डिसऑर्डर भी इंग्लिश में कहा जाता है। इस रोग में जो बीमारी है, जिसको उसमें जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगा करता है कि कई तरह की ऐसी चीज़ें जो कि असलियत में नहीं हैं, और इसको जितना ही आप समझाने की कोशिश करें उसके बावजूद वो यही समझता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको इसलिए हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी है, कुछ शक बना रहता है उसको, जितना ही समझाया जाए फिर भी, और बिना किसी सबूत के उसको ये लगा करता है कि कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से कुछ लोग उसको पीछा कर रहे हैं या फिर कुछ लोग उसके पीछे साजिश कर रहे हैं। ऐसा उसको लगातार शक बना रहता है, और इस शक के पीछे का कोई भी बेसिस, कोई भी तथ्य नहीं होता, लेकिन फिर भी यही बार बार वो सोचा करता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी हैं। वहम की बीमारी कई तरह की होती है, उसके इसके ऊपर है कि वो कौन सा शक बेसिकली है। अगर कभी ये शक होता है कि जैसे लोग हमारे पीछे हैं और सब लोग साजिश कर रहे हैं, तो इसको परसिक्यूटरी टाइप का हेलुसिनेशंस, परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स कहा जाता है। कई बार पति और पत्नी के बीच में आपस में ये दिक्कतें होती हैं, तो पति को पत्नी के ऊपर या पत्नी को पति के ऊपर शक होता है। इसको हेलोसिस या ग्रैंडियोस हेलुसिनेशंस कहा जाता है। कई बार ऐसा लगा करता है कि कई लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है, शक हो जाता है कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी समझने लग जाता है। उसको ये लगता है कि वो एक राजा है और उसको बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत हाई फाई बातें करता है। इन बातों के पीछे कोई मकसद नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, फिर भी ऐसे ही लगा करता है। तो इस ये जो है ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हैं। और कई बार ऐसा लगा करता है कि कोई जो दूसरा कोई जो आदमी है, जो हमारे जानने वाले हैं, वो उनका रूप बदल गया है, उनका आकार बदल गया है, चेहरा वही है मगर आकार बदला हुआ है। इसको हम लोग मेटामॉर्फाइज्ड डिल्यूजन्स कहा करते हैं। तो जिस प्रकार का उसका संकेत होता है, जिस प्रकार से रोगी के अंदर के जो भी लक्षण होते हैं, उसी हिसाब से ये दिक्कतें आया करती हैं, और उन्हीं के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। वहन की बीमारी के कई कारण हैं। इनको बेसिकली बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल 3 कारणों में बांटा गया है। बायोलॉजिकल कारण ये रहते हैं कि जैसे अगर किसी को कोई भी मानसिक रोग परिवार में रहे तो फिर वो दूसरे लोगों को भी आ जाता है। तो अगर किसी को मानसिक रोग हैं तो वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ रासायनिक तत्वों की कमी होती है, जैसे सेरोटोनिन की, डोपामीन की कमी की वजह से ये रोग आ जाते हैं। ऐसा है कि कई बार दिमाग के जो कनेक्शंस हैं, जिसको हम लोग न्यूरल कनेक्शंस कहते हैं, तांत्रिक, एक से दूसरे इंसान में जो तंत्रिकाएं जोड़ती हैं, वो सही तरीके से जुड़ाव नहीं हो पाता। दिमाग के कई हिस्से दूसरे को ढंग से सामंजस्य नहीं दिमाग बैठा पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये तो बायोलॉजिकल कारण हो गए। कई सोशल कारण होते हैं, जैसे कई बार आदमी नशा बहुत कर रहा होता है, गांजा है, शराब है, भांग है, इन सबों का अधिकतर सेवन करने की वजह से ये रोग हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, तनाव आ जाता है जिसको दिमाग नहीं झेल पाता है, उसकी वजह से ये बीमारियां आ जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल कारण होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा है कि देखा गया कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिसमें ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जैसे कि जैसे मौसम बदल रहे हों, जब दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती हैं, जिनको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि डिल्यूजन्स बन जाएं और भ्रम की बीमारियां हो जाएं। भ्रम की बीमारी में मुख्यतः यही लक्षण होते हैं कि आदमी को हर एक चीज़ पे शक हुआ करता है। इंसान को ये लगता है कि वो किसी न किसी कारण लोग जो हैं वो उसके खिलाफ हैं, कुछ ना कुछ साजिश हो रही है, और उसको जितना ही क्यों ना समझाया जाए और कोई सबूत भी ना हो, फिर भी वो इस बात पे हमेशा कायम रहता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि उनके खिलाफ हैं और कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं। और यही इसके प्रमुख लक्षण हैं कि शक करना, गुस्सा करना, नींद ना आना, मूड का बदलाव होना, उलझन होना, इस तरह के मेन लक्षण हैं। इसमें कई बार आत्महत्या करने की प्रयास भी किए जा सकते हैं, और दूसरों के लिए भी कभी कभार खतरा हो जाता है जिस पर ज़्यादा शक हो रहा हो। वहम की बीमारी का निदान कई तरीके से हो सकता है। इसके जो हैं, पहले तो आपको ये समझना पड़ता है कि ये एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है, और ये जो बीमारी है वो तभी ठीक हो पाती है जब इसको ढंग से कारण समझ में आ जाए। अगर जब ये क्लियर हो जाता है एक डॉक्टर से, एक मनोवैज्ञानिक से मिलने के बाद कि ये वहम की बीमारी है, तो फिर उसके हम लोग समझने के बाद आदमी को समझाने की कोशिश करी जाती है और उसको थोड़ा बहुत दवाएं दी जाती हैं। कई बार आदमी ये मानने को तैयार नहीं रहता कि उसे कोई बीमारी है, तो ऐसे कारण में हम लोग कभी कभी
दवाओं को खाने में मिला करके भी दे देते हैं, ताकि शुरुआत में कुछ दिनों के लिए आदमी शांत हो जाए और फिर जब वो समझने लायक हो तो उसको दवाएं दी जाएं। तो दवाओं से और अच्छे बातचीत से, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा और अच्छे योगा से और थेरेपी से इन बीमारी का अच्छा पूर्णतः इलाज संभव है। भ्रम की बीमारी में पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि रोग कितना अधिक है। हम लोग ये नापने की कोशिश करते हैं, कई तरह के स्केल्स होते हैं और उन स्केल्स को लगा करके हम लोग ये समझते हैं कि कितना बीमारी है। बीमारी का मतलब ये है कि क्या वो इतना अधिक उसका शक पक्का है कि वो मान लीजिए कि अपने अपने शक के ऊपर काम भी कर ले, मतलब उसे ऐसा लगे कि लोग हमारे खिलाफ हैं, लोग साजिश कर रहे हैं और वो इस बात को मानते हुए दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दे। तो इस तरीके से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितनी अधिक रोग है, कितनी गंभीरता है रोग में। जब रोग की गंभीरता समझ में आती है तो उस हिसाब से उसका इलाज हुआ करता है। कई बार आदमी को रात में नींद नहीं आती है, कई बार वो खाना खाना भी बंद कर देता है, कई बार वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं होता। जब ऐसी कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो फिर हम लोगों को मरीज को किसी ना किसी अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और भर्ती करके उसका इलाज किया जाता है। जब हम लोग ढंग से स्केल्स लगा करके ये कंफर्म कर लेते हैं कि बीमारी की कितनी गंभीरता है, तो फिर हम लोग दूसरे स्टेज में उसका फिर ढंग से इलाज शुरू करते हैं। उस इलाज में कई बार दवाएं, कई बार काउंसलिंग, कई बार घर वालों को भी समझाना, सब लोगों को लेकर के बीमारी के बारे में ढंग से समझाना और बताना ये ज़रूरी है। शुरुआत में कई बार हम लोग इंजेक्शंस का भी इसमें देते हैं। जब आदमी खाने के लिए मना कर देता है कि दवाएं नहीं ले रहा हो, तो फिर वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसको। और इंजेक्शन से सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इंसान सोना शुरू कर देता है। जैसे ही इंसान को नींद आनी शुरू होती है तो उसका दिमाग का जो असंतुलन है, जो उसका अशांत मन है, जो गुस्सा है, जो डर है, जो भय है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। जब डर और भय उसका धीरे धीरे करके कम होना शुरू होता है तो फिर हम लोग उसको दवाएं खाने के रूप में और फिर समझा करके सामने उसके दवा देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गंभीर रोग हों तो हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ईसीटी का प्रयोग करते हैं। उसमें हम लोग दिमाग में इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकते हैं। कुछ जगह अब नई कुछ टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं उसको मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू दिया करते हैं, जिसको आरटीएमएस किया जाता है। कुछ और नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कि हम लोग दिमाग के मेन हिस्से पे स्टिमुलेशन दिया करते हैं, जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है। तो कई तरह की ये बीमारियों का इलाज इस पे ऊपर निर्भर करता है कि कितनी अधिक गंभीरता है, और उस गंभीरता के हिसाब से हम लोग या तो अस्पताल में भर्ती करके या फिर ओपीडी में उसका इलाज कर सकते हैं। और उसमें इलाज में शुरुआत में कई बार इंजेक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। इंजेक्शन के बाद हम लोग ओरल टैबलेट्स भी दिया करते हैं। और अगर इन सबों से गंभीरता से चीज़ें नहीं निपट पाती हैं और आदमी इतना अधिक उग्र हो कि उसकी जान को भी खतरा हो या किसी दूसरे की जान को भी खतरा हो, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ईसीटी का प्रयोग किया जा सकता है। और आजकल का जो नया युग है उसमें हम लोग दिमाग के कुछ हिस्सों को स्टिमुलेशन के हिसाब से, जैसे आरटीएमएस है उसका हिसाब से, या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के हिसाब से, और कई नई टेक्निक्स के हिसाब से भी इसका एक अच्छा और उचित इलाज पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज़ ये समझने वाली है कि ये केवल एक मानसिक रोग है। इसका जो कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों में कि ये कोई बाबा से जा कर के या फिर कहीं मनार में जा कर के या लोगों को चेन में बांध करके या उनको मार पीट करके हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो वो बहुत गलत है। तो इसलिए ये समझने की बात है कि ये एक मानसिक रोग है और इसका उचित इलाज अगर ठीक टाइम पे एक मनोरोग विशेषज्ञ से मिल करके कराया जाए तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। वहम की बीमारी में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कई बार लोग सही में कई अपने अपराध कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसमें ये बात देखें कि क्या उसको उसका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो कई बार इसमें हम लोगों को कोर्ट में भी जाकर के ये समझना पड़ता है कि जो कोई अगर कोई अपराधी है तो उसने ये जो अपराध किया है वो अपराध किसी बीमारी के आधार पे तो नहीं कर दिया है, कहीं कोई उसकी कोई अलग सोच तो नहीं थी जिसकी वजह से ये बीमारियां कर दी गई हैं। तो ये समझने के लिए हम लोग कई बार प्रोजेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि रोशार्क टेस्ट है, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिससे कि आदमी की सोच को समझा जा सकता है। तो कई तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि हम लोग इसके बीमारी के कुछ लक्षणों को समझ लें और बाकी आदमी के सोच को उससे बात करके उसके बात के किस तरीके से बात कर रहा है, हाथ भाव के, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, इन सबों से हम लोग पहले ये समझ में आता है कि हाँ ये इसको रोग है और ये कोई इसने जानबूझ करके इस तरीके से काम नहीं किया, सोच करके समझ करके, एक चालाक दिमाग नहीं है, एक बीमार दिमाग है। तो यहाँ पर जब बीमार दिमाग होता है तो फिर उसको हमारा उपेक्षाएं नहीं, हमारा सहारा चाहिए होता है। तो ऐसे में हम लोग फिर उसको सहारा दे करके और उसकी बीमारी को समझ करके
तब इलाज करते हैं। और जब हम उसको ढंग से इस तरीके से इलाज करते हैं तो हम लोगों को अच्छी तरीके से ठीक दवाओं के साथ और घर वालों के सहयोग के साथ, घर वालों को भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो घर वालों को ये समझाते हुए कि ये एक बीमारी है जिसका पूरा निदान है। समाज में इतना अधिक जागरूकता नहीं है जो कि समझ पाएँ कि इस तरह के भी कुछ रोग होते हैं। तो अधिकतर समाज में जब ऐसे रोग हो जाते हैं तो लोगों को या तो चेन में बांध कर दिया जाता है, या फिर रोगी जो होता है वो सड़क पे टहल रहा होता है, कहीं कुछ ना कुछ चिल्ला रहा होता है। तो या फिर तो ऐसे समाज में इसके बारे में बहुत जागरूकता फैला करके और ठीक तरीके से उचित प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग इस रोगियों का उचित इलाज कर सकते हैं। तो भ्रम की बीमारी की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है कि पहले शुरुआत से ही जब बचपन में ही अगर किसी की परिवार में मानसिक रोग हुए हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये सब बीमारियां ऐसी रहती हैं जो अनुवांशिक हों। तो अगर कभी हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, कई बार टीम्स जाती हैं, हम लोग ये मालूम करते हैं कि क्या परिवार में इस तरह के मानसिक रोग हैं, तो स्कूल से ही हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इसके रोकथाम के लिए। बच्चों को एक उचित शिक्षा के साथ, बच्चों के अच्छा न्यूट्रिशन, बच्चों के अगर कोई तनाव है बच्चों के अंदर, अगर परिवार में कोई तनाव है, अगर उनका खान पान नहीं अच्छा है तो खान पान के बारे में देख करके, आजकल के बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि कितना अधिक टाइम इंटरनेट पे लगाते हैं, कितना अधिक टाइम मोबाइल पे लगाते हैं, बाहर को खेलने का समय नहीं रहा है, जीवन शैली कितनी अधिक खराब हो चुकी है। तो जीवन शैली को सुधार करके और जीवन शैली में बाहर का खेलना, जीवन शैली में संयुक्त परिवार जो पहले हुआ करते थे, जो अब बिगड़ गए हैं, जो कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। तो संयुक्त परिवार में जैसे कि बच्चे के पास बहुत से लोग हुआ करते थे, दादा थे, दादी थी, बड़े लोग थे, छोटे लोग थे। अब आजकल के जो कि ये न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं जहाँ पे केवल एक दो पति और पत्नी, दो के दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को और कोई है नहीं, कोई सहारा नहीं है उनका, उनके बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। तो स्कूल्स में जाकर के इस तरह की पहले समस्याएं देखते हैं कि बच्चे कैसे हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। अगर हमें कभी कोई दिक्कत लगती है तो फिर उनके माँ बाप को बुला करके उनको समझाना पड़ता है। मैं स्कूल्स में टीचर्स को समझाना पड़ता है कि ऐसे बच्चों को आप खूब और समय दें, इनको बाहर घुमाएं, इन लोगों को थोड़ा बच्चों को काउंसलिंग के लिए कुछ अलग से मिले ताकि अपनी बातों को ये कम से कम अगर घर में नहीं कह पा रहे हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ संकेत दें। कई बार इसी में ही हम लोगों को जो आजकल का एक बड़ा ही ऐसा फैक्टर है कि जिसमें कई बार सेक्सुअल ट्रॉमा खासकर लड़कियों में बचपन में मिल जाते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। तो स्कूल में एक काउंसलर हो जो कि इन सब चीज़ों के बारे में ढंग से बता सके, और अगर बच्चे अपने ऐसे ही तनावों को ढंग से सामने कह सकेंगे और उनको अच्छी तरीके से खेलने को मिलेगा तो फिर हम लोग इसको जड़ से, हम लोग ये शुरुआत में ही इन रोगों को पकड़ पाएंगे और फिर हम इसके पूरी तरह से निदान कर सकेंगे। इस बीमारी में डॉक्टरों से मिलने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आदमी को इतनी अधिक दिक्कतें होने लग जाएं कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है मानसिक रोगों में कि अगर कभी भी ऐसा होने लग जाता है कि सब, बाकी तो बहुत सा है जिसमें कि हम लोग अपने जीवन शैली को ठीक करके भी इस रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक टाइम पे उठ करके, योगा करके, प्राणायाम करके, नशीले पदार्थों का त्याग करके भी हम बहुत से रोगों को, बहुत से मानसिक रोगों को जिसमें कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी शामिल हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को जीवन शैली में इतनी प्रभाव हो गया है कि अब वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसको काम करने की शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, वो बहुत दिन से घर में बैठा हुआ है क्योंकि वो डरा हुआ है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो उसका समय का नुकसान हो रहा है, उसका परिवार भी उससे भयभीत है और वो खुद भी अपनी जान पे खतरा है क्योंकि वो कई बार डर के अपने आप को ख़त्म कर सकता है और वो डर करके कभी अपने परिवार वालों को, क्योंकि उसको परिवार वालों के ऊपर शक होता है या आस पड़ोसियों पर शक होता है। तो जब कभी भी ये रोग इतना अधिक हो जाता है कि आदमी अपना ढंग से काम नहीं कर पाए, उसके लाइफ स्टाइल इफेक्ट होने लग जाए, उसका सोशियो ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन हो जाए, मतलब वो जो काम कर रहा है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, उसका जो सामाजिक जो स्तर है वो कम हो जाए, वो जो संबंध बने हुए हैं उसके लोगों से वो ख़त्म हो जाएं। तो जब इतनी दिक्कतें हो जाती हैं तब ये ज़रूरी है कि आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें और उसका ढंग से इलाज कराएं।